सोल लैंड 3 के लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा कि तांग वुलिन की चालाक रणनीति और टीम वर्क के दम पर क्लास 0 ने बेहद कम समय में सीफेयर एकेडमी की टीम को हराकर पहली टीम लड़ाई जीत ली। इस मुकाबले ने साबित कर दिया कि अनुभव, समन्वय और सही योजना कच्ची ताकत से कहीं ज्यादा प्रभावी होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बेबस होकर शू लिजी ने टैंग वुलिन को अभिवादन किया। ये शिंगलान ने टैंग वुलिन को ऐसे घूरा मानो उसकी नजरें उसे जलाकर राख कर देंगी। टैंग वुलिन ने उसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया, जैसे वो हवा हो। चलो। उसके इस रवैये को देखकर शिए झुककर उसके कान में फुसफुसाया। मुझे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों के बीच कोई गहरी दुश्मनी है? टैंग वुलिन ने कंधे उचका दिए। ऐसा कुछ नहीं है, हम बस जान पहचान वाले हैं। मौजूदा हालात देखकर गुयुए उनके पास आई। टैंग वुलिन की तरह वो कूटनीतिक नहीं थी। उसने उदासीनता से ये शिंगलान को देखा। उसके शब्द बर्फ की तरह ठंडे और तीखे थे। बस इंतजार करो। ये शिंगलान ने तिरस्कार भरी ठहाके से कहा, हमने भी पंजीकरण कराया है, देखती हूं कि तुम में दिखाने लायक क्या है। उन्होंने भी नाम लिखवा दिया, लेकिन वे तो श्रेक अकेडमी से है। क्या श्रेक अकेडमी किसी सार्वजनिक टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकती है? टैंग वुलिन ने अविश्वास से उन्हें देखा। ये शिंगलान ने गर्व से कहा, हम मुकाबले से पहले अस्थायी रूप से किसी दूसरी एकेडमी से जुड़ जाएंगे। ऐसा करने पर कोई कुछ नहीं कहेगा। टैंग वुलिन, बस इंतजार करो। बेहतर होगा कि मुझसे भिड़ने से पहले ही तुम हार जाओ, वरना कहते हुए उसने टैंग वुलिन की ओर मुट्ठी तान दी और दुर्भावनापूर्ण नजरों से उसे घूरा। माहौल भारी और तनावपूर्ण हो गया। अब उसे ये शिंगलान से सावधान रहना ही होगा। आखिरकार वो श्रेक एकेडमी से थी। सभी ने उनकी प्रदर्शनी लड़ाई देखी थी। भले ही उनकी जीत का तरीका अभी स्पष्ट न हो, लेकिन श्रेक एकेडमी की ताकत निर्विवाद थी। अगर उसकी वजह से इतना शक्तिशाली प्रतिद्वंदी सामने आ गया तो वो अपने साथियों के साथ अन्याय कर बैठेगा। टैंग वुलिन कुछ कहना चाहता था, लेकिन गुयुए ने उसे रोक लिया। ठीक है, फिर देखेंगे। कप्तान चलो। गुयुए ने टैंग वुलिन को खींचकर वहां से ले गई। उसे कुछ सुलझाने का मौका तक नहीं दिया। होटल लौटते रास्ते में टैंग वुलिन ने उन घटनाओं का जिक्र किया जिनकी वजह से उसके और ये शिंगलान के बीच दुश्मनी पैदा हुई थी। कप्तान, आप तो बहुत कूल हैं, शू शियाओआन ने चमकती आंखों से कहा। वे श्रेक अकेडमी से हैं, फिर भी आपने उन्हें ठेंगा दिखा दिया। आप तो कमाल हैं। न शक्ति के आगे झुकना, न गरीबी से डरना। आप सच में हमारे आदर्श हैं। शिए का मुंह ऐंठ गया। शक्ति के आगे झुकना क्या होता है? असल में तो इसे पैसे खर्च करना पसंद ही नहीं। टैंग वुलिन ने उसे घूरा। बिल्कुल सही, यही बात है। इस स्वीकृति पर शिए तुरंत चुप हो गया। गुयुए ने कहा, ये वास्तव में ऐसा ही है। शिए लड़खड़ा गया। अरे यार गुयुए, क्या तुम थोड़ी कम पक्षपाती नहीं हो सकती? क्या वो जो भी करता है सब तुम्हें सही ही लगता है? बिल्कुल। गुयुए ने इसे ऐसे कहा जैसे ये कोई तथ्य हो। शिए के भीतर गुस्सा ज्वालामुखी के लावा की तरह उबलने लगा। तो क्या तुम बड़ी होकर उससे शादी करने का सोच रही हो? अभी से तैयारी कर रही हो? गुयुए ठिठक गई। एक पल के लिए उसने टैंग वुलिन को उदास नजरों से देखा, फिर तेजी से होटल की ओर चली गई। शिए हक्का बक्का रह गया। अब तक वो गुयुए के सामने एक भी जुबानी जंग नहीं जीत पाया था। अब जब वो जीत गया तो गुयुए को गुस्से में जाते देखकर उसके दिल में बेचैनी भर गई। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? उसे क्या हो गया? शिए ने उलझन में पूछा। टैंग वुलिन ने नाखुशी से कहा, इतनी बकवास मत किया करो। तुम्हें इस उम्र में शादी के बारे में क्या पता? बाकी रास्ते भर गुयुए ने एक शब्द नहीं कहा और कुछ दूरी बनाए रखते हुए आगे चलती रही। इसके बावजूद टैंग वुलिन का मूड अच्छा था। टीम मुकाबला जीतने के बाद जिन 3 प्रतियोगिताओं में उसने हिस्सा लिया था, उन तीनों में वो दूसरे दौर में पहुंच गया था। ये वाकई जश्न मनाने लायक उपलब्धि थी। ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता की उसे बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन व्यक्तिगत और टीम मुकाबलों में अब वो अपने साथियों के बीच अपनी स्थिति को समझने लगा था। उम्र के हिसाब से भले ही उनकी आत्मा शक्ति और आत्मा वलय कम थे, लेकिन उनकी वास्तविक युद्ध शक्ति उतनी कमजोर नहीं थी जितना लोग समझते थे। इसी वजह से टैंग वुलिन ने श्रेक अकेडमी के छात्रों की असली ताकत का अंदाजा लगा लिया। उनकी शक्ति सिर्फ ऊंची साधना से नहीं आती थी, बल्कि हर पहलू के मेल से बनती थी। चाहे युद्ध अनुभव हो, तालमेल हो या मार्शल आर्ट, हर चीज प्रथम श्रेणी की थी। उनकी उम्र में इससे अधिक आत्माशक्ति होना असंभव था। थोड़ी देर बाद जब टैंग वुलिन अपने कमरे में लौटा तो किसी ने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। सीनियर शिष्या बहन, इतना जोर मत कीजिए। टैंग वुलिन को पहले से ही पता था कि कौन है। इतनी आक्रामक दस्तक सिर्फ मूशी ही दे सकती थी। दरवाजा खुलते ही मूशी अंदर घुस आई।
तुम बदमाश, सुर्खियों में आने का शौक है क्या? मैंने क्या किया? टैंग वू लिन ने जोशीली मूशी को हैरानी से देखा। क्या तुम्हें पता है तुमने एक रिकॉर्ड तोड़ दिया? मूशी गरजी। स्काई सी अलायंस टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे तेज हाई ग्रेड 100 रिफाइनिंग का रिकॉर्ड तुमने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आखिरी शब्द उसने दांत पीसते हुए कहे। हैं? टैंग वू लिन वाक रह गया। मैं तो बस व्यक्तिगत मुकाबले में जल्दी पहुंचने की जल्दी में था। मूशी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। क्या तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हें ढूंढते हुए पूरे जिम में दौड़ रहे थे? मैंने कुछ नहीं कहा, बस इतना सुना कि तुमने ब्लू कॉपरटाइट पर हाई ग्रेड 100 रिफाइनिंग का रिकॉर्ड तोड़ा है, सिर्फ 1 मिनट 6 सेकंड में। कमाल कर दिया। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। उसे पहले ही बार बार लो प्रोफाइल रखने की चेतावनी दी गई थी, फिर भी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। हथौड़ा उठाते ही उसका आत्मनियंत्रण टूट गया था। उस स्थिति में उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, सबसे बेहतरीन उत्पाद बनाना। मूशी ने ठहाका लगाया। खैर, अब तो तुम सबकी नज़र में हो, अगले दौर में सबकी निगाहें तुम पर होंगी, तैयार रहना। अब मैं क्या करूं? टैंग वू लिन घबरा गया। मूशी ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, बस इसे अपने ऊपर हावी मत होने देना। आखिर ईस्ट सी शहर में प्रतिभा होना कोई गुनाह तो नहीं है? टैंग वू लिन ने उसे हैरानी से देखा। सीनियर शिष्या बहन, क्या आप कह रही हैं कि मैं प्रतिभाशाली हूं? मूशी ने भौहें उठाईं और उसके गाल पकड़कर मरोड़ दिए। दांत पीसते हुए बोली, हाँ बिल्कुल, तुम एक जीनियस हो। टैंग वू लिन मुश्किल से बोल पाया। सीनियर शिष्या बहन, जब बात कर सकती हैं तो गाल मत नोचिए, अब आप जा सकती हैं। काफी मशक्कत के बाद टैंग वू लिन ने मूशी की दानवी उंगलियों से अपने गाल बचाए और उसे बाहर छोड़ा। चेहरा दर्द कर रहा था, लेकिन दिल गर्माहट से भर गया। बचपन से ही समझदार होने के कारण वो जानता था कि मूशी की सख्ती उसे दुनिया की नज़र से बचाने के लिए थी। चूंकि उन्होंने मेरी फोर्जिंग पर ध्यान दे लिया है, मुझे कोई योजना बनानी होगी। जैसे ही टूर्नामेंट का पहला दिन खत्म हुआ, कुछ लोग खुश थे तो कुछ निराश। जो हार गए उनके लिए ये बाहर होने का दर्द था, जो आगे बढ़े उनके लिए आने वाले मुकाबलों की चिंता। टूर्नामेंट का कार्यक्रम बेहद कसा हुआ था, हर दिन मुकाबले। टैंग वू लिन को अगले दिन तड़के उठकर ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जाना था। ये दौर बेहद अहम था। ब्लैकस्मिथ प्रतियोगिता का चैंपियन जजों द्वारा दिए गए कुल अंकों से तय होता था, यानी प्रदर्शन जोड़ता जाता था। निस्संदेह पहले दौर में टैंग वू लिन सबसे आगे था, क्योंकि उसने सबसे कम समय में हाई ग्रेड 100 रिफाइंड उत्पाद बनाया था। दूसरा दौर एक फ्री फोर्जिंग राउंड था, जिसमें प्रतिभागी किसी भी धातु को चुनकर अपनी पूरी क्षमता से फोर्ज करते। जूनियर वर्ग में जो कोई भी 100 रिफाइनिंग कर लेता उसे प्रतिभाशाली माना जाता, और अगर कोई 1000 रिफाइनिंग कर ले तो उसे जीनियस माना जाता। पूरी रात ध्यान करने के बाद टैंग वू लिन ने एक योजना बनाई। अगली सुबह ब्लैकस्मिथों की भीड़ प्रतियोगिता स्थल की ओर बढ़ी। टैंग वू लिन पीछे पीछे चलते हुए मूशी से धीमे से बोला, सीनियर शिष्या बहन, क्या आप मुझ पर भरोसा करती हैं? नहीं, मूशी ने बिना रुके जवाब दिया। टैंग वू लिन स्तब्ध रह गया, होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। क्या आप थोड़ी अच्छी नहीं हो सकती? सच में मुझ पर भरोसा नहीं? टैंग वू लिन को मायूस देखकर मूशी भीतर ही भीतर मुस्कुराई, लेकिन बाहर से नाक से कोड़ी। मैं तुम पर भरोसा क्यों करूं? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिस पर भरोसा किया जाए? ईमानदारी, टैंग वू लिन चिल्लाया। वो भी है क्या? कितने किलो? मूशी ने तिरस्कार से कहा। टैंग वू लिन बेबस हो गया। ठीक है, अगर आप भरोसा नहीं करती तो न करें। मूशी के मन में संदेह जागा। जो कहना है साफ साफ कहो, घुमा फिराकर मत भूलो। टैंग वू लिन शरारती मुस्कान से बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करती हैं तो बाद में हेवी सिल्वर चुनना। हेवी सिल्वर? क्या जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो? हालांकि हेवी सिल्वर एक ठीक ठाक धातु थी, लेकिन अन्य सामग्रियों की तुलना में ये मध्यम श्रेणी की थी। चूंकि ये टूर्नामेंट था, जितनी कठिन धातु को फोर्ज किया जाता उतने ही ज्यादा अंक मिलते। ब्लू कॉपरटाइट की तुलना में इसे फोर्ज करना कहीं आसान था। अधिकतम यही कहा जा सकता था कि हेवी सिल्वर मध्यम श्रेणी की धातुओं में शीर्ष पर थी। इसे चुनने से उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती, लेकिन ये भी किस्मत पर निर्भर था। अगर मूशी असफल हो जाती तो उसका स्कोर बुरी तरह गिर जाता और वो बाहर भी हो सकती थी। टैंग वू लिन ने कहा, असल में मुझे भी पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो मैं जरूर तुम्हें चैंपियन बनाकर दिखाऊंगा। मूशी ने हैरानी से उसे देखा। तुम सच में मेरी मदद करके मुझे जिताना चाहते हो? टैंग वू लिन के होठों पर मुस्कान उभरी। मैं पहले ही एक रिकॉर्ड तोड़ चुका हूं। अगर अब भी सबकी नजरों में रहा तो लौटते ही शिक्षक मुझे सजा देंगे। इसके अलावा क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे पहले स्थान का इनाम दोगी?
तुम्हें पता है मुझे पैसे से कितना प्यार है। अगर तुम पहला स्थान लो और मैं दूसरा तो मुझे दोनों इनाम मिल जाएंगे और शिक्षक का दिया काम भी पूरा हो जाएगा। ये तो पूरी तरह से विन विन है। मूशी को अब भी भरोसा नहीं हुआ। मैं तुम्हारी प्रतिद्वंदी हूँ, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती हूँ? ये कहते हुए उसने अपनी चाल तेज कर ली। तांग वुलिन की नजरों से ओझल मूशी के चेहरे पर भावनाएं आपस में टकरा रही थी, मानो मॉनसून की तरह उथल-पुथल मची हो। जब से वो तांग वुलिन से मिली थी, किसी न किसी कारण वो हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती थी। बाद में उसे समझ आया कि ये सब उसकी जलन का नतीजा था। ब्लैकस्मिथ की दुनिया में मूशी को स्वर्ग से उतरी एक गर्वीली कन्या कहा जाता था, लेकिन तांग वुलिन के प्रकट होने से उसकी ये स्थिति खतरे में पड़ गई। इसी कारण वो उसे अपना प्रतिद्वंदी मानने लगी। अंततः हालांकि वो तांग वुलिन से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ रही। जब भी वो हिम्मत जुटाकर उसे ब्लैकस्मिथिंग द्वंद्व के लिए चुनौती देती, उसकी चौंकाने वाली प्रगति उसका आत्मविश्वास तोड़ देती। फिर भी चाहे उसका अहंकार कितनी ही बार आहत हुआ हो, मूशी और अधिक मेहनत करती गई, यहाँ तक कि उसका वर्तमान स्वरूप उसके अतीत से कहीं आगे निकल गया। इसके बावजूद तांग वुलिन और उसके बीच की दूरी लगातार बढ़ती जा रही थी। जब तांग वुलिन को चौथे स्तर के ब्लैकस्मिथ के रूप में पदोन्नत किया गया, तब जाकर वो अपनी जलन छोड़ पाई। इस दुनिया में कुछ ऐसे प्रतिभाशाली लोग होते हैं जिन तक एक साधारण व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले कभी नहीं पहुंच सकता। अब वो ये समझ चुकी थी। इस समझ के साथ उसका मन शांत हो गया और वो उनके रिश्ते का सामना कर सकी। मूचेन ने उसे बार बार तांग वुलिन के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की सलाह दी थी। जब उसने अपनी जलन छोड़ दी तो उसे एहसास हुआ कि वो इतना अप्रिय नहीं था जितना वो समझती थी। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होती गई और तांग वुलिन के प्रति उसका रवैया भी सुधरने लगा। हालांकि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि तांग वुलिन इतनी जल्दी उसका उपकार लौटाएगा, प्रतियोगिता जीतने में उसकी मदद करके। तांग वुलिन के दोहरे स्वभाव से अनजान मूशी ने उस 10 वर्षीय लड़के की बातों को 99% गंभीर मान लिया। फिर भी वो यहाँ वरिष्ठ शिष्या थी। भले ही तांग वुलिन पहला स्थान उसे देना चाहता था, लेकिन उसे ही पहला स्थान देना न्यायसंगत था। इसी कारण उसने निर्णय करने का निर्णय लिया। उससे उसका उचित गौरव छीन लेना अनैतिक होता। उलझे हुए मन के साथ प्रतियोगिता स्थल में प्रवेश करने के बाद उसने एक लंबी सांस ली। कनिष्ठ शिष्य भाई, आशा है तुम और भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे। एक दिन तुम निश्चित ही पिता जैसे महान ब्लैकस्मिथ बनोगे। वरिष्ठ शिष्या बहन यहाँ। तांग वुलिन की आवाज ने उसके विचारों की श्रृंखला तोड़ दी। वो उसके सामने आ चुका था और उसके हाथ में हेवी सिल्वर का एक टुकड़ा था। तुम? मूशी ने उसे अवाक होकर देखा। तांग वुलिन ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ शिष्या बहन, कृपया मुझ पर भरोसा करो। अगर तुम मुझे अपना कनिष्ठ शिष्य भाई मानती हो तो मुझ पर विश्वास रखो। अब मूशी कैसे उस पर भरोसा ना करे? वुलिन, मैं। तांग वुलिन आगे बढ़ा और उसने गले लगा लिया। वरिष्ठ शिष्या बहन, मुझ पर भरोसा करो। हालांकि वो उससे आधा सिर छोटा था और हाथ में धातु का टुकड़ा पकड़े हुए था, फिर भी उसके आलिंगन ने मूशी को शांत कर दिया और उसकी सारी हिचकिचाहट उड़ा दी। कुछ क्षणों बाद उसने उसे छोड़ा और एक धातु की सिल्ला उठा ली। उसी समय दूर से ज़ेंग तियानलिन तांग वुलिन को घूर रहा था। उसका स्तब्ध भाव धीरे धीरे काला पड़ गया। भले ही वे एक ही डिवीजन में नहीं के, फिर भी वे साथ साथ प्रतियोगिता स्थल में दाखिल हुए थे। वो छोटा बदमाश मूशी को गले लगा रहा था और उसने कोई विरोध नहीं किया। उनका रिश्ता क्या है? ईर्ष्या ने उसके दिल में छुरा घोंप दिया। तांग वुलिन जल्द ही लगभग उसी जैसी एक और हेवी सिल्वर की सिल्ला लेकर लौटा। उसने मूशी को अपनी चमकती सफेद दांत वाली मुस्कान दिखाई और फिर फॉजिंग टेबल की ओर बढ़ गया। मूशी के पास उसके पीछे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसकी पिछली बेचैनी अब शांति और जिज्ञासा में बदल चुकी थी। तांग वुलिन आखिर क्या कर रहा है? उसने मुझसे हेवी सिल्वर क्यों चुनने को कहा और उसने खुद भी वही क्यों चुना? तांग वुलिन ने हेवी सिल्वर को फॉजिंग टेबल पर रखा और उसे तपाने लगा। ये आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रिया थी। हर कोई सबसे उच्च स्तरीय धातु नहीं चुनता था। धातु जितनी उच्च स्तरीय होती, उसे गढ़ना उतना ही कठिन होता, लेकिन सफलता मिलने पर उतने ही अधिक अंक मिलते। इस वजह से प्रतियोगी अपनी क्षमता और धातु की कठिनाई के बीच संतुलन बनाते थे। इसलिए तांग वुलिन और मूशी द्वारा हेवी सिल्वर चुनने पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया। मूशी ने भी तांग वुलिन की नकल की और हेवी सिल्वर को तपाने लगी। थोड़ी देर बाद उसने धीमे से पूछा, तो वुलिन, तुम्हारी योजना आखिर है क्या? तांग वुलिन की फुसफुसाई हुई आवाज मुश्किल से सुनाई दी।
वरिष्ठ शिष्या बहन, जब प्रतियोगिता शुरू हो तो बस मेरी लय का अनुसरण करना, हम साथ साथ फौज करेंगे। हैवी सिल्वर मध्यम स्तरीय धातुओं में सबसे स्थिर और मजबूत होती है। हम तालमेल में फौज करेंगे और तुम बस मेरे साथ चलना, समझते हुए आगे बढ़ना। जब तक तुम मेरी लय का पालन करोगी, कोई समस्या नहीं होगी। मूशी पूरी तरह समझ नहीं पाई। मेरे साथ चलना से उसका क्या मतलब है? सी स्काई अलायंस टूर्नामेंट की ब्लैकस्मिथिंग प्रतियोगिता का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। प्रतियोगीगण कृपया अपनी तैयारियां पूरी कर लें। प्रारंभिक प्रतिभागियों में से केवल 30% ही शेष हैं। आशा है आप सभी इस अवसर को संजोएंगे और अपनी पूरी फौजिंग क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता प्रभारी अधिकारी ने घोषणा की। पहला चरण पार करने का मतलब था दूसरे और तीसरे चरण में प्रवेश सुनिश्चित। अंतिम रैंकिंग उन दोनों चरणों के कुल अंकों से तय की जानी थी। प्रतियोगियों ने पूरी तन्मयता से अपनी फौजिंग टेबल की ओर देखा। हर ब्लैकस्मिथ की एक बुनियादी नींव होती है, अडिग एकाग्रता। जो पहले चरण में सफल हुए थे, उन्होंने इस प्रण को सिद्ध कर दिया था। तांग वुलिन इसका अपवाद नहीं था। उसकी एकाग्रता भंग नहीं हो सकती थी। वो ऐसे फौज कर रहा था जैसे अपनी ही दुनिया में हो। उसे देखकर मूशी को लगा कि उसकी सांसें और मानसिक स्थिति एक अलग ही लय में है, मानो दिल की निजी धड़कन हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका पूरा अस्तित्व फौजिंग टेबल के साथ एकाकार हो गया है और दोनों के बीच की सीमाएं धुंधली पड़ गई हैं। वाकई, जिसे पिता प्रतिभाशाली कहते हैं, वो साधारण कैसे हो सकता है? मूशी ने मन ही मन सोचा। उसे तांग वुलिन की फौजिंग प्रतिभा किसी प्रचंड ज्वार की तरह अपने ऊपर टूटती हुई महसूस हुई। उसकी प्रतिभा का स्रोत केवल जन्मजात दिव्य शक्ति नहीं थी। 10, 9, 8 गिनती शुरू हुई। 3, 2, 1 शुरू। एक ही क्षण में सभी ब्लैकस्मिथ्स की फौजिंग टेबल पर दहकते हुए रक्तिम लाल सुर्ख टुकड़े उभरे। दूसरे चरण की शुरुआत का संकेत। मंच पर कई अधिकारी टेबलों पर नजरें दौड़ाने लगे। उसी समय केंद्र में बैठा सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी भीड़ में से तांग वुलिन को पहचान गया। क्या वो कल वाला बच्चा है? बूढ़े ने तांग वुलिन की ओर इशारा किया। हाँ, हमारी जांच के परिणामों ने पुष्टि की कि वो ईसी सिटी की ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन से आया है। उसके पास खड़ी लड़की मू चेन की बेटी है, जिसे इस पीढ़ी की महानतम ब्लैकस्मिथ्स में से एक कहा जाता है। किसने सोचा था कि वे उससे भी बड़ा और कम उम्र का एक और जीनियस तैयार कर देंगे? लगता है कि पिछले कुछ वर्षों में ईसी ब्लैकस्मिथ एसोसिएशन सचमुच बहुत भाग्यशाली रहा है। पास खड़े एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने बुजुर्ग के बगल में विस्मय से कहा। सफेद बालों वाले बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं देखना चाहता हूं कि आज ये नटखट हमें फिर से चौंका सकता है या नहीं। इसकी गहराई से जांच करो, इसके परिवार की स्थिति और पृष्ठभूमि का पता लगाओ। एल्डर दुआन, आपके क्या इरादे हैं? अधेड़ व्यक्ति ने हैरानी से पूछा। बुजुर्ग ने चालाक मुस्कान के साथ कहा, हालांकि हमारी स्काई सी ब्लैकस्मिथ्स एसोसिएशन से भी कई जीनियस निकले हैं, लेकिन वो ईसी मालों की तुलना नहीं कर सकते। अपनी स्थिति सुधारने के तरीकों पर लगातार विचार करना जरूरी है, क्योंकि जितना कम उम्र का ब्लैकस्मिथ होता है, उतना ही वो कम निखरा हुआ होता है। ये हमारे लिए भी एक अवसर हो सकता है। मैं समझ गया, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। अधेड़ व्यक्ति ने अंततः बुजुर्ग की योजना समझ ली। उसने तुरंत अपने सोल कम्युनिकेटर से कुछ कॉल्स कर दी। इन घटनाओं से अनजान तांग वुलिन ने फौजिंग शुरू कर दी। एक चमक के बाद उसके फौजिंग हैमर उसके हाथों में आ गए, लेकिन इस बार वे उसके हैवी सिल्वर हैमर नहीं थे, बल्कि टंगस्टन के थे। उसने हल्के से हैवी सिल्वर पर टैप किया और एक साफ मधुर ध्वनि गूंज उठी। उसकी हरकतों पर ध्यान देते हुए मूशी ने उसकी नकल की। अपने 1000 रिफाइंड हैमर से किए गए उसके टैप से दूसरी लगातार गूंजती हुई ध्वनि निकली। तांग वुलिन ने भौहे से कोड़ी। उसने मूशी की ओर देखा और संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। हालांकि मूशी अभी तक तांग वुलिन की योजना को समझ नहीं पाई थी, फिर भी वो दृढ़ थी और उसने मजबूती से सिर हिलाकर जवाब दिया। तांग वुलिन जो भी करने वाला था, वो उस पर विश्वास करने और उसके कहे अनुसार करने को तैयार थी। अगर वो देख पाती कि तांग वुलिन ने क्या चौंकाने वाला कदम उठाया है, तो फिर असफलता में भी क्या बुरा था। वे अभी युवा थे और भविष्य में उनके सामने ढेरों अवसर थे। डिंग! तांग वुलिन का हथौड़ा नीचे गिरा। मूशी ने उसकी नकल की। उसे महसूस हुआ कि उनके आंदोलनों के बीच का अंतर गायब हो रहा है। इसके अलावा तांग वुलिन के प्रहार सामान्य से कहीं ज्यादा भारी लग रहे थे, मानो वे उसी के प्रहार हों। तालमेल में चलते हुए तांग वुलिन और मूशी ने अपना दूसरा हथौड़ा उठाया और धातु पर दे मारा। आसपास के ब्लैकस्मिथ्स ने भी फौजिंग शुरू कर दी थी। कई लोग कल तांग वुलिन की फौजिंग की लय के तूफान में फंस गए थे, लेकिन आज उन्होंने सबक सीख लिया था और जैसे ही संभव हुआ प्रक्रिया में कूद पड़े। तांग वुलिन के टंगस्टन हैमर की हर गूंजदार चोट के बाद तुरंत दूसरी चोट पड़ती।
हालांकि तांगवुलिन ने अपनी गति धीमी कर ली थी, फिर भी उसमें एक अजीब सी ताल थी। उनके हथौड़े एक साथ उठते और गिरते रहे और वे एकजुट होकर फौज करते गए। धीरे धीरे उनकी गति और समानता बढ़ती चली गई। जैसे जैसे तांगवुलिन के हथौड़े हवा में लगभग उड़ने लगे, वैसे वैसे मू शी के भी। अनुभूति, लय, ये दो शब्द मू शी के मन में गूंजते रहे। उसने पहले भी अनगिनत बार हेवी सिल्वर फौज किया था, लेकिन इस बार अनुभूति पूरी तरह अलग थी। तांगवुलिन के साथ फौज करते हुए मू शी ने पाया कि वो हेवी सिल्वर की सांस को पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रही थी, अपनी ही लय और ताल का अनुसरण करते हुए। अपने आप में एक जीनियस होने के नाते वो जल्द ही इस अनुभूति में डूब गई। तांगवुलिन में उसके बदलावों को देखकर हल्की मुस्कान दिखाई। वरिष्ठ शिष्या वाकई वरिष्ठ शिष्या ही है, अगर वो मन लगा ले तो सच में कर दिखाती है। शुरुआत में उनकी धीमी गति के कारण किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे दोनों की रफ्तार बढ़ी, कल जैसा ही फौजिंग का एक तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ। तांगवुलिन के हथौड़े और तेजी से गिरने लगे, जिससे मू शी भी उसी तरह करने को प्रेरित हुई। उनके हथौड़े बवंडर की तरह धातु पर बरसने लगे, हर प्रहार गूंजता हुआ। सबसे असामान्य बात यह थी कि दोनों एक दूसरे के पूरी तरह प्रतिबिंब बन गए थे, यहाँ तक कि उनके प्रहार की जगह और हथौड़े की खिंचाव तक एक जैसे थे। उनके आक्रमण के नीचे हेवी सिल्वर धीरे धीरे सिकुड़ता और रूपांतरित होता गया। मंच पर मौजूद ब्लैकस्मिथ्स ने जल्द ही इस अजीब दृश्य को देख लिया और वे गहरे सदमे में पड़ गए। ये दोनों बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं? इनकी फौजिंग की लय एक जैसी कैसे हो सकती है? उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अब जब मू शी पूरी तरह फौजिंग में डूब चुकी थी, वो हर प्रहार के साथ हेवी सिल्वर की आवाज साफ साफ सुन सकती थी, मानो वो अपने शरीर पर पड़ने वाली हर चोट पर खुश हो। अब उसे तांगवुलिन की लय का अनुसरण करने की जरूरत नहीं थी, वो अपनी ही अनुभूति के सहारे आगे बढ़ रही थी। ये उसके लिए पहली बार था जब उसने ऐसी रहस्यमयी अनुभूति का अनुभव किया था। उसका मन हर तरह के विचलित विचारों से खाली हो गया था और उसका पूरा ध्यान केवल फौजिंग पर केंद्रित था। एक के बाद एक हथौड़ा गिरता गया, धीरे धीरे हेवी सिल्वर को आकार देता गया। शुद्धिकरण के साथ साथ आनंदित गूंज सुनाई दी। चमकती हुई हेवी सिल्वर की सतह पर सुंदर बादलनुमा पैटर्न उभर आए। पसीने की बूंदें मू शी के माथे से लुढ़कने लगी। हालांकि उसकी सोल पावर तांगवुलिन से कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो उसकी शारीरिक शक्ति की बराबरी नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि जब तांगवुलिन में अपनी शक्ति को घटाकर मू शी के सामान्य स्तर के बराबर कर दिया था, तब भी ये तेज गति उसे थका रही थी। केवल अपनी सोल पावर को बाहों में केंद्रित करके ही वो किसी तरह इस तेज फौजिंग को जारी रख पाई। मू शी के वर्षों के ब्लैकस्मिथिंग एक्सपीरियंस एक साथ जुड़ गए और एक ऐसी अनुभूति में बदल गए जिसने उसे गाना चाहने पर मजबूर कर दिया। वो पूरी तरह इस भावना में डूब गई थी। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक ऐसा ही, ये विचार उसके हृदय में गूंज उठा। धम! दोनों का अंतिम प्रहार एक साथ पड़ा। सिल्वर धातु से दो प्रकाश किरणें आकाश की ओर फूट पड़ी। हालांकि वो रोशनी एक पल के लिए भी कम नहीं थी, लेकिन मंच पर मौजूद हर व्यक्ति ने उसे साफ साफ देखा। क्या रोशनी निकली? बुजुर्ग अनायास चिल्लाया। बिना किसी अपवाद के स्काई सी अलायंस के सभी ब्लैकस्मिथ्स उस डोरी को घूरते रह गए। सेन युए भी मंच पर मौजूद था, लेकिन दूसरे सिरे पर। वो प्रतियोगिता की शुरुआत से ही इन दोनों पर नजर रखे हुए था। पहले से उनकी क्षमताओं को जानने के बावजूद उनकी पूरी तरह समन्वित लय ने उसे स्तब्ध कर दिया। ये दोनों बच्चे आखिर कर क्या रहे हैं? तांगवुलिन अपने हेवी सिल्वर हैमर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा? वो आखिर कर क्या रहा है? लेकिन जैसे ही उसने वो प्रकाश किरण देखी, सारे संदेह उड़ गए। सेन युए को तांगवुलिन की सेकंड ग्रेड धातुओं को 1000 रिफाइन करने की क्षमता का पता था, लेकिन ये उम्मीद से परे था कि मू शी ने भी यही कर दिखाया। ये तो अविश्वसनीय था। मू शी तो अभी तीसरे रैंक की ब्लैकस्मिथ भी नहीं थी और उसकी 1000 रिफाइंड अभी तक अस्थिर थी। भले ही 1000 रिफाइंड धातु से निकलने वाली रोशनी सबसे कमजोर ही क्यों ना हो, वो इस बात का संकेत था कि उसी क्षण से मू शी एक तीसरे रैंक की ब्लैकस्मिथ बन चुकी थी। मात्र 14 वर्ष की आयु में तीसरे रैंक तक पहुंचना कोई छोटी बात नहीं थी। जूनियर डिवीजन में एक भी तीसरे रैंक का ब्लैकस्मिथ मौजूद नहीं था। तांगवुलिन चौथे रैंक का था, इसलिए उसे गिना नहीं गया। गले से निगलने की आवाज से बुजुर्ग होश में आया। वो आगे बढ़ा और बुजुर्ग होते हुए भी फुर्तीले आंदोलनों के साथ मंच से कूद पड़ा। उसे अब इस बात की परवाह नहीं थी कि प्रतियोगिता अभी जारी है। वो सीधे तांगवुलिन और मू शी की दिशा में दौड़ पड़ा। तांगवुलिन के अपने टंगस्टन हैमर समेट लिए। सिल्वर धातु के चारों ओर हल्का नीला प्रभामंडल चमक रहा था। वो पैटर्न हेवी सिल्वर की पूरी सतह पर समान रूप से फैल गया। उसने आंखें संकीर्ण की और पूरी प्रक्रिया पर विचार किया। मू शी ने अपने आप को फौजिंग टेबल के सहारे टिकाया। अभी अभी जो अनुभूति हुई थी, वही अनुभूति। उसकी आंखें तारों की तरह चमक उठी जब वो उस भावना को बार बार मन में दोहराने लगी। वो जानती थी कि वो अगले रैंक पर पहुंच चुकी है। ये पहली बार था जब वो धातु की इच्छा को महसूस कर पाई थी।
इस अनुभव को अपने दिल में गहराई से अंकित करते हुए उसे अपने अब तक के हर प्रयास के प्रति एक नई समझ और सम्मान प्राप्त हुआ। आगे मत बढ़ो। जैसे ही बुजुर्ग दोनों तक पहुंचने वाला था, सेन युए ने उसे रोक लिया। वे अभी समझ और अनुभूति की अवस्था में है, हमें उन्हें बाधित नहीं करना चाहिए, सेन युए ने धीमी आवाज में कहा। बुजुर्ग और उसके पीछे आए अन्य ब्लैकस्मिथ सभी वहीं रुक गए। क्योंकि वे सभी कम से कम 5वें रैंक के थे, वे समझते थे कि ब्लैकस्मिथ्स के लिए ऐसे बोध के क्षण कितने महत्वपूर्ण होते हैं।